क्या आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर हमारे भारत देश के सर्वाधिक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे। एमए इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, बोथ फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1915 एंड 1917। फिर वहां से इंग्लैंड जाकर डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द ईयर वाज 1923। हमारे देश के सबसे सर्वाधिक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री एक व्यक्ति अगर बताई जाए तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। लेकिन आप अगर देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक थॉट पर कोई किताब खोल के आप देखिए, उनको कोई श्रेय दिया जाता नहीं, फुट नोट में भी उनका नाम आता नहीं है। ये दुर्दैव की बात है। क्या आप जानते हैं भारत देश के इतिहास में कोई राजनीतिक नेता या जननायक इतना बड़ा चिंतक, इतना बड़ा विद्वान नहीं रहा जितने डॉक्टर अंबेडकर थे। जन आंदोलनों में और राजनीति में पूरी तरह से उलझे होने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, कानून एवं धर्म, इन सारे विषयों पर एक से बढ़कर एक 22 ग्रंथों का निर्माण किया। और जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो 10 ग्रंथ अधूरी अवस्था में छोड़ के वो चले गए। आजकल हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है। केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों में बदलाव करने की बात मोदी सरकार कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिसे मूलाधार कहा जाएगा, ऐसा रिसर्च, ऐसा संशोधन पहले अपने देश में किसने किया था? वो किया था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। उनका जो पीएचडी का डिसर्टेशन था 1917 में, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, दैट रिमेन्स द बेसिक सोर्स ऑफ रेफरेंस फॉर एंटायर सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। आप सब लोग रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। मैंने स्वयं रिजर्व बैंक में 31 वर्ष काम किया है और प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में मैंने इस्तीफा दे दिया। क्या आप जानते हैं रिजर्व बैंक की जब प्रतिष्ठापना हुई 1935 में, उसकी पूर्व तैयारी में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अहम भूमिका निभाई थी? क्या आपको पता है 1927 में हमारे देश में हिल्टन यंग कमीशन आया था। हिल्टन यंग कमीशन, उस कमीशन के सामने मेमोरेंडम सादर करना और अपनी टेस्टिमनी देना, ये दोनों काम डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समय किए थे, जिसके बल पर आगे जाकर रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठापना हुई। क्या आप जानते हैं जाति संस्था का निर्मूलन करने के लिए सर्वाधिक मूलगामी चिंतन जिसमें सम्मिलित है वो पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सन 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी थी। क्या आपको पता है इस विषय पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ये दोनों के बीच में तीव्र मतभेद हुआ था? क्या आप जानते हैं हमारा देश 1947 में स्वतंत्र, क्या आप जानते हैं हमारे देश का सन 1947 में विभाजन होने के, पार्टीशन होने के 7 वर्ष पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1940 में एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था जिसका शीर्षक था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है इस महान ग्रंथ को महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों भी अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, एक प्रमाण ग्रंथ मानते थे। क्या आप जानते हैं हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट की बात तो होते रहती है। अभी आप देखते हैं कि स्किल इंडिया करने के लिए ठाम नए सरकार ने ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में कौशल विकास की शुरुआत किसने की है? क्या आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हमारे देश में शुरुआत किसने की है? क्या आप जानते हैं मजदूरों के लिए कल्याणकारी कानून बनाने का प्रारंभ किसने किया है? क्या आप जानते हैं बिजली का निर्माण, जल संसाधन का विकास और खनिज संसाधन की नीति हमारे देश में पहले किसने बनाई है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये सारे सवालों का एकमात्र जवाब है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। लेकिन हम जानते नहीं है ये उन्होंने किया है। 1942 से 1946 तक ब्रिटिश सरकार के वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होने के नाते, अर्थात श्रम मंत्री और सीपीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल पावर वर्क्स डिपार्टमेंट, ये दोनों के मंत्री होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये सारा प्रशासकीय योगदान उत्तम प्रकार से दिया था। क्या आप जानते हैं
स्वतंत्र भारत के पहले कायदा मंत्री, विधि मंत्री होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के लिए 3.5 वर्ष लगातार संघर्ष किया। क्या आपको पता है, हिंदू कोड बिल में स्त्री पुरुष समानता के लिए कानून में क्रांतिकारी बदलाव अपेक्षित था, और जब हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो सका तो 1951 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। स्त्री पुरुष समानता के लिए क्या स्वतंत्र भारत में, आपको याद है, किसी मंत्री महोदय ने त्याग पत्र दिया है स्त्री पुरुष समानता के लिए? वो दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। क्या हम उन्हें स्त्री पुरुष समानता की दिशा में संघर्ष करने के लिए श्रेय देते हैं? कतई नहीं। हम तो बस उन्हें दलितों का नेता बनाकर ही संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हैं। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने छोटे राज्यों का पुरस्कार किया था। जब 1955 में फाजिल अली कमीशन आ गया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भाषावार प्रांत रचना, जब हमारे देश की रचना बदल के उसको भाषावार लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। फाजिल अली कमीशन ने, उन्होंने जो सूत्र लिया था वो था 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, अर्थात एक भाषा एक प्रांत। ये सूत्र उन्होंने जारी किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि एक भाषा एक प्रांत के बजाय सूत्र होना चाहिए एक प्रांत एक भाषा। यह शब्द छल नहीं है, एक भाषा एक प्रांत। इस सूत्र की वजह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने बतलाया कि उत्तर में बड़े बड़े राज्य हो जाएंगे और दक्षिण में छोटे छोटे अनेक राज्य हो जाएंगे, और उससे अपने देश में उत्तर और दक्षिण के संघर्ष की संभावना हो सकती है, जिससे भारत की एकात्मता को क्षति पहुंच सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक भाषा एक प्रांत के बजाय एक प्रांत एक भाषा, इसका सूत्र लगाते हुए उन्होंने बिहार का विभाजन प्रस्तावित किया, जो कि 2000 साल में हो गया, बिहार और झारखंड। उन्होंने मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, उसका विभाजन प्रस्तावित किया, जो 2000 साल में हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उन्होंने उत्तर प्रदेश का त्रिभाजन करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है। उसकी बात चलती है लेकिन आगे जाकर अटक जाती है। मित्रों, एक तरफ हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में यथा योग्य जानकारी नहीं है, और दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। कुछ गलत फहमियां उच्च वर्णीय मानसिकता की वजह से बनी हुई है, तो कुछ जानबूझकर फैलाई गई है। क्या आपको पता है, दलितों के बारे में जो स्टीरियोटाइप जिसको कहते हैं, रूढ़िबद्ध प्रतिमा जो है, उसके शिकार स्वयं महात्मा गांधी भी हो गए थे। महादेव भाई देसाई, जो कि महात्मा गांधी जी के सचिव थे, उन्होंने अपने पुस्तक में द डायरी ऑफ महादेव देसाई, ये पुस्तक का शीर्षक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि महात्मा जी ने उन्हें एक दिन कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, मैं नहीं जानता था कि अंबेडकर हरिजन है, मैं तो समझा था कि वो कोई दयालु ब्राह्मण है जो हरिजनों के कल्याण में दिलचस्पी रखते हैं। अगर साक्षात महात्मा गांधी जी के मन में दलितों की तरफ ऐसी रूढ़िबद्ध प्रतिमा होगी तो आम जनता का क्या कहना। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में यह गलतफहमियां उच्च वर्णीय मानसिकता का निर्देशक है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में कुछ गलतफहमियां जानबूझ के फैलाई गई है। यहां तक कि कुछ लोगों ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का श्रेय देने से भी इनकार कर दिया था। यह कहना सरासर झूठ है, अत्यंत द्वेषमूलक और असूयापूर्ण है। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ 2 हस्तियों की बात करूं, आपके सामने रखूंगा। एक थे टी कृष्णमाचारी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे, और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वयं संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहे। टी कृष्णमाचारी, जो कि ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बन गए, उन्होंने लिखा कि 7 लोगों की कमेटी थी, उसमें एक मेंबर चल बसा, एक प्रदेश चला गया, एक बीमारी की वजह से, बुरी सेहत होने की वजह से कभी आते नहीं थे। तो अंतिमतः पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के सर पर आ गई।
उनका कहना है, so it happened ultimately that the burden of drafting the constitution fell on Dr. Ambedkar, and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner that is undoubtedly commendable, unquote. ये कृष्णमाचारी साहब ने कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बारे में क्या कहते हैं देखिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के स्वयं अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था, सिटिंग इन द चेयर, आई एम कोटिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिटिंग इन द चेयर एंड वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स डे टू डे, आई हैव रियलाइज्ड as nobody else could have, with what zeal and devotion the available members of the drafting committee, and especially its chairman Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. We could have, this is very important, we could never make a decision which was or could be ever as right as when we put him on the drafting committee and made him its chairman. He has not only justified his selection, but has added luster to the work which he has done. This is what Dr. Rajendra Prasad had said, one who was the chairman of the Constituent Assembly. फिर भी अगर कुछ लोग ये फैलाना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के शिल्पकार कहना ये गलत बात है, तो मुझे लगता है कि ये द्वेषमूलक और असूयापूर्ण है, इसकी तरफ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। क्या आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की ये सारी बातें आप जानते हैं? अगर आप ये सारी बातें जानते हैं तो आपको मेरी पुस्तकें जिनका लोकार्पण आज हो रहा है वो पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं बहुतांश लोग, लगभग सभी लोगों को इनमें से बहुत सारी बातों का पता भी नहीं है। ये खेदजनक वास्तवता है, और इसीलिए तो मैंने ये सारी किताबें लिखी है ताकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बहुआयामी राष्ट्रीय व्यक्तित्व की आपको पहचान हो, उससे आपको प्रेरणा मिले। देवियों और सज्जनों, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आदरणीय मोहन भागवत जी के विचार सुनने के लिए आप अधीर हो गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं सर, और ये बात जो है ये चेतावनी की है जो हम सब भारतवासियों के लिए साक्षात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने ये चेतावनी दी थी, और ये बात है 25 नवंबर 1949 की, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा, फाइनल ड्राफ्ट, ये संविधान सभा को पेश किया था। उसको पेश करते हुए उन्होंने जो चेतावनी दी थी वो पहले मैं अंग्रेजी में बोल के सुनाता हूँ और फिर उसका हिंदी का जो अनुवाद मैंने किया वो सुनाता हूँ। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण उनका मैसेज है। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "We must begin by acknowledging the fact that there is a complete absence of two things in Indian society. One of these is equality. On the social plane, we have in India a society based on the principle of graded inequality, which means elevation for some and degradation for others. And on the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Constituent Assembly has so laboriously built up. हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो इस तरह है,
हमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपना सफर शुरू करना होगा कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। उनमें से एक है समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में एक ऐसा समाज है जो श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है थोड़े लोगों का उत्थान और अधिकांश का पतन। आर्थिक धरातल पर हमारे पास ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के पास अमूल्य दौलत है और अधिकांश भयंकर गरीबी में जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और हर वोट का एक मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम हर आदमी को समान महत्व देने के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। विरोधाभासों से भरे इस जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक उसे नकारते रहे तो हम अपनी राजनीतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करते होंगे। हमें जितना जल्दी संभव हो इस विरोधाभास को दूर करना होगा, वरना जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक प्रजातंत्र के उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने इतने मेहनत से खड़ा किया है। देवी और सज्जनों, फिर से एक बार श्री मोहन भागवत जी को मनपूर्वक धन्यवाद। प्रभात प्रकाशन जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतना सर्वांग सुंदर परिपूर्ण आयोजन किया है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद और अर्थात आप सभी महानुभावों को मनपूर्वक आभार। जय हिंद। पानी मारो।